हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ईवीएस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसको आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड फ्रॉम हेयर विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज पोल्यूटेंट्स दैट आर easily manageable and decomposable in nature or called। यहाँ पे पूछा जा रहा है वो pollutants जिनको हम easily मैनेज कर सकते हैं, यानी कि easily manageable का यहाँ पर मतलब है कि which can be decomposed easily, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? बायोडिग्रेडेबल pollutants, नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants, renewable pollutants या none of these। देखो, जो भी पॉल्यूटेंट्स विच आर क्रिएटिंग पोल्यूशन जो इजीली मैनेज हो जाए और डिकम्पोज हो जाए, उनको डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं। तो जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं उनको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जिनको हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, टिन्स हो गए, कैन्स हो गए, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। रीन्यूएबल पॉल्यूटेंट्स कौन से हो गए? विच कैन बी रीन्यूड अगेन एंड अगेन। लेकिन यहाँ पर हम पूछ रहे हैं इजीली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल, सो द आंसर विल बी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BOD स्टैंड्स फॉर। देखो, हमने पिछले लेक्चर में भी अगर आपको याद होगा तो हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या है। अगर आपको वापस से देखना है तो आप पिछला लेक्चर खोल के देखें, वहाँ पर हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अच्छे से किया था। सो द नेक्स्ट इज BOD स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होती है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? पहले हम सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं कि इसके ऑप्शंस में क्या है। इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्योटो प्रोटोकॉल ऐसा एग्रीमेंट है जो वेरियस कंट्रीज़ के बीच में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए? या सेकेंड ऑप्शन है इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग एसिड रेन। नेक्स्ट इज इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज टू कंट्रोल पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अब क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस? क्या था कि जितने भी कंट्रीज हैं वो वेरियस स्टेप्स लें सो दैट की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम रिड्यूस कर सकें। जितने भी हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेज हैं, जो भी है ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहेगा? इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो एग्रीमेंट बना था उसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर पूछा गया है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो गए? हमारे एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस प्रेजेंट हैं विच आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और वो वापस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती हैं। दीज आर टर्म टू बी नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। अब इनमें से हमसे पूछा गया है कि बताओ कि इन चारों में से मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव, इन चारों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? देखो, जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर जो है वो भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि उसकी वजह से भी हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि जो ये सारी की सारी यानी मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों की तीनों की तीनों क्या है? हमारी ग्रीन हाउस गैस है। सो द आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? यानी कि ओजोन डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज ओजोन डे। ओजोन क्या है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ओजोन इज अ लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन के साथ जब हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो O3 बनता है विच इज़ ओजोन, और ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। तो ओजोन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 सितंबर को। क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ। अब पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होता है? ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। इंडिविजुअल इन अ फैमिली, क्या एक इंडिविजुअल फैमिली में जो होता है वो पॉपुलेशन होता है? नो। इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज, देखते हैं क्या ये आंसर है। कम्युनिटीज इन एन इकोसिस्टम, स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। देखो इंडिविजुअल इन अ फैमिली जो है वो पॉपुलेशन नहीं हो सकती। पॉपुलेशन क्या होती है? वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, वेरियस इंडिविजुअल्स, जहाँ पर वेरियस कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो पॉपुलेशन क्या होगा? इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज, एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। सो द आंसर विल बी द इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखते हैं क्या। देखो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ है कि जिसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स, ठीक है। हमें अपनी नीड्स तो पूरी करनी है, लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जितने भी रिसोर्सेज हैं वी हैव टू सेव देम। हमें उनको प्रॉपरली एग्जॉस्ट नहीं करना है, हमें उनको आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है। दैट इज द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स। येस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें क्या करनी है, जो ह्यूमन नीड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? कि जब प्रोग्रेस होगी ह्यूमन बींग की, डे बाय डे हमारी जो वर्ल्ड है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हम जितने भी रिसोर्सेज हैं वी आर यूजिंग देम, और हमें उनको आगे के लिए भी कंजर्व करना है। तो येस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है उसके बीच में एक बैलेंस रखना है, सो दैट कि जो अर्थ है जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड करती रहे। हमें उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो हमारे को आगे भी फ्यूचर में काम आए, वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, यानी कि सिर्फ हम ही देखें और वो चीज़ एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली हैं वो भी उन चीज़ों को देखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन भी ठीक है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स। हमें फ्यूचर नीड्स को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें ह्यूमन बींग की प्रोग्रेस भी करनी है, बैलेंस बना के रखना है ह्यूमन नीड्स में और अर्थ के एबिलिटी में, सो दैट के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें प्रोवाइड होते रहें टाइम टू टाइम। सो इसको आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखो मैंने आपको परसों भी पढ़ाया था एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में, और एनर्जी फ्लो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एनर्जी होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% ऑफ द एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है और ट्रांसफर होती है। सो एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो क्या होता है? हमेशा एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आती। यानी प्रोड्यूसर्स जो है वो कंज्यूमर्स को देंगे, कंज्यूमर्स जो है वो आगे उसको देंगे, टॉप कार्निवर्स को देंगे, जो भी है। जैसा भी हमारा ये फूड चेन बनता है, फूड चेन में ही हमारा जो होता है एनर्जी फ्लो होता है। तो एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो हमेशा कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल। कभी भी एनर्जी फ्लो जो है ना तो वो बाय डायरेक्शनल होगा ना वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी इट इज यूनि डायरेक्शनल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स इज एब्सेंट इन। देखो अपराइट पिरामिड मैंने आपको परसों भी बताया था कि एक हमने पढ़ा था अपराइट पिरामिड, एक हमने पढ़ा था अपराइट पिरामिड, एक हमने पढ़ा था इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड में हमने देखा था अपराइट पिरामिड जो था वो ऐसे था, ठीक है, और इन्वर्टेड पिरामिड जो था वो ऐसे था। अब यहाँ पर पूछा है कि जो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो कहाँ पर एब्सेंट है। हमने देखा था कि जो एनर्जी वाला पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। तो इन्होंने बोला है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है उसमें जैसे इसमें भी अपराइट पिरामिड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब चारों में से किसी एक में है। आपने ये बताना है कि एब्सेंट किस में है, कि मतलब जहाँ पर नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद जो कंज्यूमर्स होंगे वो प्रोड्यूसर्स से कम होंगे, फिर ऊपर जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे वो इससे कम होंगे। तो वो कौन सा बन जाएगा? हमारा अपराइट बन जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड में क्या होगा? ऊपर ज़्यादा होंगे फिर नीचे कम होंगे, ये इन्वर्टेड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है? लेक में क्या होता है कि लेक में प्रोड्यूसर नीचे ज़्यादा होंगे, उसके बाद ऊपर जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे वो ज़्यादा होंगे। लेकिन
अपराइट जो है वो किस में एब्सेंट है? देखो लेक में भी क्या होता है, अपराइट नंबर ऑफ पिरामिड बनते हैं, यानी बेस में हमेशा ज़्यादा होंगे और टॉप में कम होंगे। पॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, ग्रासलैंड्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट ऑप्शन कैसे आएगा? देखो फॉरेस्ट जो है उसके ऊपर फॉरेस्ट कम है, देखो नीचे फॉरेस्ट जो है वो कम है, उसके ऊपर जो हर्बीवोर्स डिपेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नीचे बेस जो है वो नैरो है और टॉप जो है वो ब्रॉड है, उसके बाद हर्बीवोर्स के ऊपर जो कार्निवोर्स डिपेंड कर रहे हैं वो उससे कम है। तो मोस्टली जो हम बोल सकते हैं कि जो फॉरेस्ट में हमारा पिरामिड बनता है वो कौन सा बनता है? इट इज़ स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। कौन सा बनता है? स्पिंडल शेप्ड बनता है। तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर किस में एब्सेंट होगा? फॉरेस्ट में एब्सेंट होगा। तो आंसर विल बी द फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखो, अब ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? देखो जितनी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सब पहले क्या करती हैं, एक टाइम पीरियड के लिए मतलब स्टेगनेंट होती है, उसके बाद ये चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दे गेट चेंज। जैसे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है हमारा, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है? देखो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो बेयर लैंड पे सर्वाइव करेगी, सबसे पहले बेयर लैंड पे, यानी बैरन रॉक्स, ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले सर्वाइव करेगी। वहाँ पर जो कम्युनिटी आएगी, जो कम्युनिटी सबसे पहले आती है बैरन रॉक्स पे, ठीक है, बैरन रॉक्स पे, बेयर लैंड पे जिसको हम बोल सकते हैं, तो जो आती है उसको हम बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज, ठीक है, पायोनियर स्पीशीज। उसके बाद जो ये पायोनियर स्पीशीज कम्युनिटी बनाती है इसको हम बोल सकते हैं पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो है कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगी, उसके बाद टेम्प्रेरी थी ये स्पीशीज़, इसके बाद एक नई स्पीशीज़ आएगी, जो नई स्पीशीज़ आएगी हर एक टेम्प्रेरी कम्युनिटी थोड़ी देर बाद चेंज होती है, जो उसके बाद जो कम्युनिटी आती है उसको हम बोलते हैं सीयर, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिटी विच इज़ ऑल्सो टेम्प्रेरी, उसको हम बोलते हैं सीयर। उसके बाद जब फाइनल सक्सेशन होती है, जब फाइनल कम्युनिटी आती है उसको बोला जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये तो था प्राइमरी सक्सेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? जैसे प्राइमरी सक्सेशन में हमने देखा कि बेयर लैंड पर सबसे पहले सर्वाइव करती है कोई भी स्पीशीज़। सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा नहीं होता, इसमें सॉइल पर करेगी। देखो आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्राइमरी सक्सेशन फाउंड करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। क्यों ये इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आज कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो बैरन है, हर जगह पर कोई ना कोई कम्युनिटी जो है वो पहले एग्जिस्ट कर चुकी है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन से सॉइल पे मतलब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा कि पहले वहाँ पर कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर या किसी भी कारण से वहाँ पर वो स्पीशीज़ जो है वो रिमूव हो गई, उसके बाद नई स्पीशीज़ आ गई, वहाँ पर एग्जिस्ट करना स्टार्ट होगी, तो सेकेंडरी सक्सेशन होगी। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि पहले वहाँ पर कभी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट की नहीं होती है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन आज के टाइम पर देखना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है? सॉइल से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले कम्युनिटी जो स्पीशीज़ आती है उसको पायोनियर स्पीशीज़ बोलते हैं। उसके बाद जो टेम्प्रेरी कम्युनिटी नेक्स्ट आती जाएगी उसको हम सीर बोलते हैं, या हम उसको सीरियल कम्युनिटी भी बोलते हैं। उसके बाद जो फाइनल सक्सेशन करती है, जो फाइनल स्टेबिलिटी कम्युनिटी आती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। Now the next is, which of the following is not an inexhaustible form of energy? अब inexhaustible क्या होता है? Inexhaustible जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। Exhaustible which can be inexhaustible हो गया जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और exhaustible हो गया जो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है, कौन सी है जो inexhaustible form of energy है? Water exhaustible है? No. Wind exhaustible है? No, it is inexhaustible. Solar it is also inexhaustible. इसमें से जो inexhaustible नहीं है वो कौन सी है? Fossil, ठीक है। कौन सी है? Fossil fuels, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो गए, it cannot be replenished again. Next question,
जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल क्या हो गए हमारे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम जब जलाते हैं, जब हम इनको बर्न करते हैं, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो सबको पता है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, उनको जलाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर पूछा गया है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं, हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो कौन से हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहला है पेट्रोलियम, जियोथर्मल और विंड। तो जियोथर्मल भी रीन्यूएबल है, हम इसको कर सकते हैं दोबारा यूज़, विंड को भी कर सकते हैं द फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी, बट पेट्रोलियम इफ़ इट इज़ एग्जॉस्टेड वंस इट कैन नॉट बी रीन्यूएबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। नेक्स्ट है कोल, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर। कोल, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर, हमने देखा कि जियोथर्मल भी जो है वो रीन्यूएबल है, हाइड्रो पावर भी रीन्यूएबल है, लेकिन कोल जो है वो नॉन रीन्यूएबल है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, विंड, बायोमास। अब हम इसमें देख रहे हैं कि बायोमास भी रीन्यूएबल है, विंड भी रीन्यूएबल है, लेकिन नेचुरल गैस जो है ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नाउ अब एक ऑप्शन में जब हम देखते हैं कि ये सही है, हाइड्रो पावर रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे क्या हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, विच इज़ अ लिस्ट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आंसर क्या होगा हमारा, हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी, ये जो है ये हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल सक्सेशन कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर नहीं स्टेबल रहती हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती रहती हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 कम्युनिटीज़ होती हैं। एक होती है हमारी पायनियर कम्युनिटी जो कि इनिशियल कम्युनिटी होती है, उसके बाद जब डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होती हैं, यानी कि एक टेम्प्रेरी कम्युनिटी होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिटी आती है, जब वो चेंज होती रहती है तो उसको हम बोलते हैं सीर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सीर। जैसे इसके एग्जाम्पल से मैं आपको बोल सकती हूँ, जैसे सपोज देयर इज़ अ प्लेस, यहाँ पर सबसे पहले लाइकन्स थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पायोनियर स्पीशीज़। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे श्रब्स, हर्ब्स। ठीक है, श्रब्स आगे, हर्ब्स आगे, पेरेनियल्स आगे। ठीक है, लाइकन से चेंज होके ये आगे, तो ये हमारी बन गई सीर कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और टेम्परेरी डेवलपमेंट होगी, जैसे सपोज कुछ भी ग्रासलैंड्स आ गए। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या रहेगी, सीर कम्युनिटी रहेगी। उसके बाद ग्रासलैंड्स बनने के बाद जब यहाँ पर एक स्टेबल कम्युनिटी आ गई, सपोज फॉरेस्ट लैंड आ गई, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करेगी और ये सबसे स्टेबल कम्युनिटी है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज कौन सा हो गया हमारा, ये सीर कम्युनिटी वाला, जब हमारी जो है ये चेंजेस ला रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बता दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, बेरन लैड होती है यानी न्यूडेशन होती है। तो इसमें जो हमारा ऑर्डर है बेसिक प्रोसेस का कि कैसे कैसे जो है ये कम्युनिटीज़ जो है ये डेवलप करती हैं, चेंज होती हैं, तो उसको ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले इन्वेजन होती है, फिर स्टेबलाइजेशन होती है। देखो ये यहीं से हमें देख के पता चल रहा है कि सबसे पहले इन्वेजन अगर होती भी है तो स्टेबलाइजेशन तो नहीं होती ना, क्योंकि स्टेबलाइजेशन जो है दैट इज़ द फाइनल स्टेज। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये हमें पहली 2 चीज़ें पढ़ के ही पता चल गया, ये गलत है। नेक्स्ट आ गया न्यूडेशन और स्टेबलाइजेशन। देखो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर स्टेबलाइजेशन आ गया, तो ये हमें पता चल गया कि स्टेबलाइजेशन इट इज़ द फाइनल स्टेप, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है
कि सबसे पहले इन्वेजन होती है फिर न्यूडेशन होती है। नो, सबसे पहले न्यूडेशन होती है फिर इन्वेजन होती है। ये भी हमें देख के पता चल गया, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या, सबसे पहले न्यूडेशन होती है। न्यूडेशन होती है यानी बैरन रॉक होती है, उसके बाद वहाँ पर कोई स्पीशीज़ आती है, वो उस जगह को इन्वेड करती है, तो इन्वेजन होती है। फिर उसके बाद कम्प्लीशन एंड कोएक्शन होता है, वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, रिएक्शन करते हैं, सीड कम्युनिटीज़ डेवलप करती हैं, एंड इन द फाइनल स्टेप वहाँ पर क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होती है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप करती है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या होगा, बैरन रॉक होगी, वहाँ पर कोई स्पीशीज़ आएगी, उस जगह को इन्वेड करेगी, फिर कंप्लीशन होगा, कोएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, यानी कि डेवलपमेंटल फेजेस आएंगे, सीड कम्युनिटीज़ डेवलप होंगी, और उसके बाद फाइनली एक स्टेबल कम्युनिटी आएगी जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सॉलिड वेस्ट का, कौन डिकम्पोज करता है, किसके एक्शन की वजह से डिकम्पोज होता है? इट इज़ डिकम्पोज बाय द फ्लो ऑफ वाटर। क्या वाटर के फ्लो की वजह से होता है डिकम्पोज? नो। सॉइल पार्टिकल्स करते हैं? नो। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेट्स सी, और बाय ऑक्सीडेशन। येस, द ऑप्शन इज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। जो सॉलिड वेस्ट है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में वो डिग्रेड करते हैं। तो एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था, टू सेफगार्ड द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड स्पीशीज। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस, ठीक है, एम्ड टू ब्रिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स, ये यहाँ से ऐसे नहीं है, कंपोनेंट्स ये साथ में है, एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से, मतलब ये जो तीन आपको ऑप्शन दिए हैं, लास्ट वन इज द ऑल ऑफ द अबव, इनमें से हमको पूछा कि ऐसी कौन सी कन्वेंशन है जो हमें बताती है कि कंजर्व करनी है हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ उसके कंपोनेंट्स का, और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग है उसके जेनेटिक रिसोर्सेज की। ठीक है, तो वो कौन सी कन्वेंशन से हमें पता चलता है? देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेट्स सी क्या ये आंसर है या नहीं है। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो ये एग्रीमेंट है बिटवीन वेरियस कंट्रीज, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ये जो क्या करती है हमारी फूड सिक्योरिटी पे रिसर्च करती है। ठीक है, और उनको है कि जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करना है, तो जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे करती है तो वो कंसल्टेटिव ग्रुप है। तो हमें यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए पूछा, हमें फूड रिसर्च के लिए तो पूछा नहीं है, फूड सिक्योरिटी की रिसर्च के लिए, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। फौना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइट्स बोलते हैं। तो ये कन्वेंशन, जो ये वाली कन्वेंशन है, ये किस लिए है? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स के बीच में। और इन्होंने ये क्यों बनाया है? तो ये रेगुलेट कर सकें या बैन कर सकें जितने भी थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, नियरली थ्रेटेंड है, उनको प्रिजर्व करने, उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाने के लिए। ठीक है, तो कि मतलब कोई ट्रेड ना हो सके उनके ऊपर, जो वाइल्ड लाइफ जो है थ्रेटेंड है या एंडेंजर्ड है, उसके लिए ये बनाई गई है। तो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए जो कन्वेंशन बनाई गई है, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? CBD। ठीक है, now next question is which of the following was started in 1973? ठीक है, to save the evergreen tropical forest in the Palakkad district of Kerala, जो इंडिया में है, from being flooded by a hydroelectric
पावर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जगह है इन तीनों में से कि जिसको 1973 में इम्प्लीमेंट किया गया था कि हमारे जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं केरला में उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था वहाँ पर उससे, ठीक है। तो वो कौन सी मूवमेंट है जो स्टार्ट की गई थी? इट वॉज साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। क्या है? हमारी साइलेंट वैली मूवमेंट है जिसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अब ये साइलेंट वैली मूवमेंट तो हमें पता चल गया कि ये किस लिए है कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उसमें उससे जो डैमेज ना हो सके उस वैली को, तो उसके लिए 1973 में उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। अब इसके अलावा जो ये बाकी हैं, दिस इज़ आंदोलन, दिस इज चिपको मूवमेंट, ये क्या है? बाकी भी देख लेते हैं क्या है। देखो चिपको मूवमेंट मैंने आपको लास्ट ही बताया था कि एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में जिसमें उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट को कटने से बचाया था, यानी कि दे हग द ट्री सो दैट कि उनको ट्रीज़ को कट ना किया जाए। तो वो क्या थी? चिपको मूवमेंट के नाम से लॉन्च हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो एपिको मूवमेंट है। देखो ये एपिको मूवमेंट जो है दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड में स्टार्ट हुई थी, लेकिन एपिको मूवमेंट जो है ये कर्नाटका में स्टार्ट हुई थी, यानी कि साउथ में स्टार्ट हुई थी। इट इज सिमिलर टू चिपको मूवमेंट, बट ये उत्तराखंड में थी, ये साउथ में थी, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्या रख दिया गया? एपिको मूवमेंट रख दिया गया। और एक थी जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन में क्या था कि जितने भी ये स्टार्ट हुई थी बिहार में, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रेड हुई थी झारखंड में और उड़ीसा में, और इसमें क्या था कि जो आदिवासी के राइट्स हैं, जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी उसका नाम था जंगल बचाओ आंदोलन। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से बचाने के लिए पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी? तो इसका आंसर है साइलेंट वैली मूवमेंट। क्लियर? एक ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था बीच में इन बिटवीन। तो क्वेश्चन वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन इंडिया was enacted in the year। तो ये कब हुआ था? ये 1993 में इनेक्ट हुआ था, ठीक है। 1993 में जो है हमारे ह्यूमन राइट्स एक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए थे। सो दिस इज ऑल फॉर द टाइगर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। जो टाइगर्स हैं वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में फाउंड होते हैं, ठीक है। कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में? थार डेजर्ट में हमें पता है कैमल्स है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट्स में। नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज द ओनली बायोस्फीयर रिजर्व विच इज नोन फॉर कंजर्विंग टाइगर्स, ठीक है। सुंदरबन में ही हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? टाइगर मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। लॉयंस आर फाउंड इन, लॉयंस कहाँ पर फाउंड होते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, सुंदरबन में, बक्सा फॉरेस्ट में। इन चारों में से कहाँ पर होते हैं? गिर फॉरेस्ट। हमें पता है कि गिर फॉरेस्ट जो है वो लॉयन के लिए यूजुअली बहुत फेमस है। तो लॉयंस कहाँ पर मिलते हैं? हमें गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस। राइनोसेरोस के लिए जो नेशनल पार्क है एसोसिएटेड राइनोसेरोस की कंजर्वेशन के लिए, तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज इन असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हमें क्या मिलता है? वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ यहाँ पर। आई नो बीच में एक क्वेश्चन रह गया है, आई विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन। देखो अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही यूट्रोफिकेशन पे था। यूट्रोफिकेशन में मैंने आपको बोला था कि एल्गल ब्लूम की लेयर बन जाती है, तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वापस जाके वो फर्स्ट लेक्चर देखो, वहाँ पर मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। तो एल्गल ब्लूम हमने देखा था कि ग्रीन कलर की लेयरिंग बन जाती है सरफेस ऑफ द वाटर पे, तो उसको क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। व्हाट इट इज कम टू बी नोन एज यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर? नो। सीस्मोमीटर? यस। सीस्मोलॉजी इज द टर्म रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, सो सीस्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सीस्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who published
रेड डाटा बुक, रेड डाटा लिस्ट, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैंने आपको पूरा IUCN के बारे में बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो रेड डाटा बुक मैंने आपको बताया था, उसमें आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो। तो रेड लिस्ट किसने पब्लिश की है? IUCN। हमेशा कौन पब्लिश करता है इसको? IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवरिंग द सॉइल सरफेस। सॉइल की सरफेस को कवर किया जाता है स्ट्रॉ से, लीव से या ग्रासेस से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस में क्या है? लीचिंग, मल्चिंग, टेरेसिंग, क्रॉप रोटेशन। देखो लीचिंग क्या होगी कि ड्रेन अवे, जो ड्रेनेज हो जाती है सॉइल से, जो इंपॉर्टेंट वाटर कंपाउंड्स जो हैं वो सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ड्रेन आउट कर देते हैं, दैट इज टर्म टू बी नोन एज लीचिंग। तो लीचिंग तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज मल्चिंग। देखो मल्चिंग ही होता है कि जब सॉइल सरफेस जो होती है स्ट्रॉ से, लीव से, ग्रासेस से कवर हो जाती है, दैट प्रोसेस इज टर्म टू बी नोन एज मल्चिंग, ठीक है। इसका आंसर मल्चिंग ही है। अब हम टेरेसिंग देख लेते हैं। टेरेसिंग क्या होती है? आपने देखा होगा स्टेप्स में कल्टीवेशन होती है वेरियस क्रॉप्स की, ऐसे स्टेयर केस बना होता है, दैट इज टर्म टू बी नोन एज टेरेसिंग। और क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि एक ही सॉइल पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट करके ग्रो किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए, जो कि फिट हो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सो द सॉइल सरफेस पर, कवरिंग द सॉइल सरफेस पर स्ट्रॉ, लीव्स और ग्रासेस, उसको हम बोलते हैं मल्चिंग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मल्चिंग। Now, the next question is a disease not caused by water pollution is। अब इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो वाटर पोल्यूशन से नहीं कॉज होती, यानी विच इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़? तो जॉन्डिस जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है, कॉलरा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, एड्स जो है ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसको कौन कॉज करता है? इट इज़ कॉज्ड बाय HIV, विच इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है। तो इट इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, इट इज़ अ वायरल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस। सो द ऑप्शन इज एड्स। बाकी डाइसेंट्री जो है इट इज़ ऑल्सो वाटर बॉर्न डिजीज, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है, लेकिन इनमें से जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है वो कौन सी है? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज COD स्टैंड्स फॉर। COD की फुल फॉर्म क्या है? COD की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो सिंपली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज COD, ठीक है। COD स्टैंड्स फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रेड पांडा, ठीक है। क्वेश्चन इज रेड पांडा जो एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये कहाँ पर मिलता है? इंडिया के कौन से पार्ट में मिलता है? कोस्टल रीजन्स में मिलता है, यानी कि नीचे इस वाले पार्ट में, पेनिनसुलर पार्ट में, ये कोस्टल रीजन्स आ गए। नो, ये यहाँ पर नहीं मिलता। क्या ये ट्रांस हिमालयन रीजन्स में मिलता है? ट्रांस हिमालयन रीजन आपको पता है कि 4 रेंजेस ऊपर काराकोरम, संस्कार, लद्दाख रेंज, वहाँ पर भी नहीं मिलता है ये। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, यस। रेड पांडा जो है वो हमें कहाँ पर मिलता है? हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, यानी कि दार्जिलिंग, असम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ वाली साइड पर जो है हमें मिलता है। तो रेड पांडा जो है वो कहाँ पर जो है पाया जाता है? वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।